नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं एक बार पुनः पाठ 2 की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। पाठ 2 के बारे में आपसे पूर्व में भी मैंने दोनों ही मानव तंत्र के बारे में वर्णन बता चुका हूँ। मैं आज मैं पुनः एक बार चर्चा करूँगा जिस प्रकार पाचन तंत्र के बारे में आपने कंप्लीट ज्ञान को अर्जन किया है, साथ ही श्वसन तंत्र के बारे में भी आपने अध्ययन किया है। और आज मानव शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तंत्र की मैं बात करूंगा जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र की आज चर्चा करेंगे। पाठ 2 जो पूर्व में बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंस रखता है, ये जो 28-29वें क्वेश्चन के रूप में आपके सामने इसका क्वेश्चन बनेगा, बड़े रूप में भी बनेगा और छोटे से छोटे क्वेश्चन का भी रूप इससे आपको देखने मिलेगा। तो विद्यार्थियों, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको देखना है कि रक्त क्या है। रक्त आप जानते हैं जो लाल रंग का घटा द्रव है। रक्त जो है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होता है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, रक्त क्या है इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा। यह एक तरल संयुक्त ऊतक है जो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर तक हमारे शरीर में रक्त होता है। और रक्त जो है जिसका पीएच भी आपने देखा होगा 7.4 होता है। कभी कभी ऐसे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त का पीएच क्या होता है, रक्त हमारे शरीर में कितना होता है। ये सारी बातें तो एक नंबर की, लेकिन हमें इनको अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही बात करूंगा, रक्त जो है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है। यानी कि रक्त जो है हमारे शरीर में अस्थि मज्जा के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि रक्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में रखता है। यहाँ पर मैं एक टेबल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा रक्त की छोटी सी जानकारी, यानी कि रक्त का रूप किस प्रकार से होता है। इस टेबल पे मैंने आपको पूरा बताया है, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। रक्त की संरचना को अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर इस टेबल के रूप में आप ध्यान दें, रक्त की संरचना में इसके प्रमुख 2 भाग जिसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्लाज्मा और रक्त कणिका है। ये दोनों मिलकर रक्त का स्वरूप बनाती हैं। रक्त का निर्माण इस रूप में है। प्लाज्मा जो कि 55% रक्त का भाग है, जिसमें 90% जो है जल होता है, शेष अन्य प्रकार के पदार्थ जो कि धारा क्षारीय पदार्थ है। प्लाज्मा जो ठोस रूप में होता है और जो हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में सहायक होता है। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर रक्त में जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 रूप में पाई जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला है लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं। दूसरा आता है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा है रुधिर बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तीनों कणिकाएं मिलकर रक्त कणिकाएं जो रक्त का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल रक्त जो कणिकाएं हैं जिनका जीवनकाल कितना होता है, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि तीनों ही कणिकाएं जो हैं हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। जिससे इनका जीवनकाल अगर देखें तो 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कणिकाएं जो है इसमें हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है गाढ़ा लाल रंग होता है। बात करेंगे श्वेत रक्त कणिका जो डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी सूक्ष्म जीव अगर प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करने का कार्य इन्हीं कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं अगर देखें तो इसके आगे जाकर 2 छोटे रूप में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कणिकाणु और अकणिकाणु, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के इनके जो कण हैं, न्यूट्रोफिल वगैरह जो आप देखे होंगे, बेसोफिल वगैरह जो भी हैं, इसमें आप लोग देखें यहाँ पर छोटे छोटे जो कण हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं या अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं। इसमें आगे अलग अलग रोग जो देते हैं, इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं जिसमें कणिकाणु अकणिकाणु जो हैं इनके अंदर जो पाए जाने वाले कण हैं किस प्रकार से सूक्ष्म जीव इन पर अटैक करते हैं और कब और कैसे हम बीमार हो जाते हैं, ये समस्त प्रकार की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अगली बात करेंगे रुधिर बिंबाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं।
इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। आपने देखा होगा कि चोट लगती है तो चोट लगे हुए स्थान से हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलता है, तो रक्त कुछ समय बाद बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो इसमें रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रुधिर निर्माण का जो कार्य है रक्त का थक्का बनाना, इनमें शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना और रुधिर निर्माण की चोट लगे हुए स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त का शरीर से बाहर नहीं निकलना, ये सारे कार्य हमारे रक्त कणिकाओं के माध्यम से होते हैं। प्लाज्मा के बारे में आपने देखा तो क्षारीय द्रव्य, तो ये रक्त का जो स्वरूप है एक टेबल के रूप में मैंने आपको समझाया है। साथ में इसके नोट्स जब डिटेल रूप में आप देखें तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन करने पर आप इन सभी बातों को बिल्कुल अच्छे से याद कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग रक्त के क्या कार्य, यानी कि जो रक्त है जो लाल रंग का है, जिसका पीएच देखा, इसका निर्माण कहाँ से होता है देखा, तो ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, जिसकी क्षमता 5 लीटर होती है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे गैसों का विनिमय करना। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है रक्त का, जिसमें पहला दे रखा है गैसों का विनिमय, यानी कि गैसों का विनिमय होता है वो इस रक्त के द्वारा ही होता है। शरीर का पीएच नियंत्रण, यानी कि हमारे शरीर में जो पीएच मान है उसका नियंत्रण भी रक्त के माध्यम से होता है। ताप नियंत्रण का कार्य भी रक्त के माध्यम से होता है और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जो भोजन के द्वारा हमें मिलते हैं, उन पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त का होता है। यानी कि आप देखें कि रक्त जो है इस प्रकार से सभी प्रकार के तत्वों को एक साथ समावेश करके और रक्त का परिसंचरण करता है और रक्त के परिसंचरण के साथ ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो रक्त का स्वरूप यानी कि रक्त किस रूप में, यानी कि इसकी संरचना कैसी है, वह एक छोटे से रूप में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है और इस आप अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो रक्त के जो प्रकार या रूप देखें, यानी कि अगर कहें रक्त समूह की अगर बात करें तो वो 4 होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूप यहाँ पर आपको बताना चाहा है। रक्त के रूप में प्रकार में अगर देखें तो यहाँ पर मैंने 2 बातें आपको बताई है। एक आरएच फैक्टर होता है, यानी कि आरएच कारक होता है, जिसकी खोज रिसर्च नामक बंदर में हुई थी और उसमें 2 प्रकार के कारकों को पहचाना गया, जिसमें आरएच पॉजिटिव होते हैं और आरएच नेगेटिव होते हैं। आरएच पॉजिटिव जिसमें आरएच कारक होता है उसे तो आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें आरएच कारक अनुपस्थित होता है लेकिन नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर रक्त के प्रकार में अगर देखें तो आरएच कारक को मैंने लिखा है जिसके 2 रूप हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। यहाँ पर आप देखें इसका दूसरा जो भाग है रक्त समूह, यानी कि कौन-कौन से ग्रुप हैं, यानी कि इन सभी ग्रुपों में से एक ग्रुप जो है हमारे मानव शरीर में पाया जाता है, लेकिन सभी के शरीर में अलग-अलग ग्रुप का जो रक्त समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे रक्त समूह की, जिसमें यहाँ पर 4 रक्त समूह दे रखे हैं, जिसमें पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा AB और चौथा है O। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे रक्त समूह अगर देखें तो 4 इसके रक्त समूह हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इनमें से कोई एक रक्त समूह हमारे शरीर में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग जिसे O कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा है? दूसरा है सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग जिसे FB कहते हैं। एक ग्राही का मतलब होता है ये सभी से अपना रक्त ले सकते हैं और सार्वत्रिक दाता का मतलब होता है डोनेट, जिसको हम कहते हैं कि O वर्ग जो है वो सभी को अपना रक्त समूह दे सकता है। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे कौन सा ग्राही है कौन सा दाता है, इन समस्त प्रकार के समूह को आप यहाँ देखें। तो ये एक छोटे से लघु रूप में मैंने आपको समझाया, इसकी डिटेल आपको पूरे लिखित रूप में आपको दूंगा जिस आप अच्छे से इसको समझेंगे। तो रक्त समूह क्या है, रक्त की संरचना क्या है, ये दोनों टॉपिक आपने देखे और साथ में अगर बात करें अब आता है परिसंचरण, यानी कि आप यहाँ देखिए रक्त एवं परिसंचरण है। तो रक्त की बात करने के बाद यहाँ परिसंचरण का मतलब होता है शरीर में पूरे सभी भागों में मतलब जाना और परिसंचरण का मतलब होता है पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो यहाँ पर आप देखें मैंने पहले ही कहा कि रक्त को ले जाने के लिए हमारे शरीर में धमनी और शिराएं होती हैं, जिनके माध्यम से रक्त जो है पूरे शरीर में गमन करता है और इसको ले जाने के लिए कहां से कहां तक जाएगा ये सारी बातें हम देखेंगे यहाँ
सबसे पहले मैं बात करूंगा फेफड़ों की। और पहले ही आपने कल देखा है श्वसन क्रिया में जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन के अपघटन में भी सहायक होती है। साथ में यहाँ पर एक बीच में 4 डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं जो हृदय की संरचना है। हृदय इसमें मुख्य भूमिका में होता है, जिसमें हमारे हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने नाम नोट किए हुए हैं। एक लास्ट का डिब्बा दे रखा है जो आप देखें इसमें शरीर के भाग यानी पूरे समस्त शरीर के अलग अलग जो भाग हैं उसको हमने यहाँ पर एक शरीर के भाग के रूप में आपको बता रखा है। अब यहाँ पर आप देखें रेखा चित्र के माध्यम से आप समझेंगे और रेखा चित्र के माध्यम से समझने के बाद जब इसका थ्योरी रूप आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस स्ट्रक्चर को देखकर आप पूरा इसको कंप्लीट ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर देखें फेफड़े, जहाँ पर तीर के निशान के माध्यम से शिराएं जो है रक्त को सीधे आलिंद में ले जाती है, बाएं आलिंद में, और यहाँ से इनके बीच में एक बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र जो एक साथ दोनों में खुलता है, दोनों में बंद होता है। आलिंद से रक्त जो है बाएं नीले में जाएगा और नीले से वापस आप देखें तीर के निशान के माध्यम से ध्वनियां जो है रक्त को हृदय के नीले से लगाकर सीधे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। यानी कि आधे भाग में आप देखें तीर के निशान के बाद फेफड़ों से किस प्रकार से शुद्ध रक्त जो है आलिंद में बहता हुआ नीले से ध्वनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा। अब यहाँ पर जब रक्त शुद्ध रक्त किसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन मिला और जहां पर ऑक्सीजन खर्च हो जाता है इसके बाद का रक्त जो है अशुद्ध माना जाता है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह शिराओं के माध्यम से आलिंद में, आलिंद से नीले में और नीले से ध्वनियों के माध्यम से पुनः शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। अब यहाँ पर पुनः शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं अपने उस रक्त को विभिन्न दाएं आलिंद में ले जाते हैं और आलिंद से पुनः यहाँ पर नीले और अशुद्ध रक्त जो है नीले से होता हुआ सीधा पुनः फेफड़ों में मिल जाता है, जहां पर हृदय जो है इसको शुद्ध करता है सीधा फेफड़ों में। जब ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है उसे हम अशुद्ध रक्त मानते हैं। तो पुनः यहाँ ध्वनियों के माध्यम से फेफड़ों में पुनः एक बार ऑक्सीजन उसमें सम्मिलित होगी और ऑक्सीजन मिलने के बाद पुनः रक्त को हम शुद्ध रक्त मानेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो चक्र है परिवहन का, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है फिर ऑक्सीजन समाप्त होने के बाद पुनः ऑक्सीजन मिला। इस प्रकार से अगर क्रम देखें तो शुद्ध अशुद्ध का जो प्रवाह है वो इस प्रकार से हमारे शरीर में होता है और इसको मुख्यतः जो भूमिका होती है हृदय की होती है। और हृदय की संरचना कैसी होगी, हृदय का क्या कार्य है, हृदय की आंतरिक संरचना को देखें, हृदय की बाह्य संरचना को देखें। इसे पुनः अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है रक्त की संरचना, रक्त के प्रकार और परिसंचरण का जो रेखा चित्र है, जिसमें आप लोग ये समझें कि रक्त क्या है, इसके प्रकार क्या है, यह किस प्रकार से हमारे शरीर में पोषक पदार्थ को ले जाता है, कहां से कौन मिलता है, ध्वनि क्या करती है, शिराएं क्या करती हैं। तो इस टाइप से प्रश्न देखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एक प्रश्न यहां से बना था कि सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही वर्गों के नाम बताइए। एक प्रश्न ये बना था ध्वनि और शिराओं में अंतर बताइए। तो इस प्रकार से अंतर यानी डिफरेंट वाले जो प्रश्न होते हैं इससे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस चैप्टर से एक नंबर के 2 प्रश्न हैं और बाकी बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें छोटे प्रश्नों को भी ध्यान रखना है कि रक्त की उत्पत्ति स्थल कौन सा है, हमारे शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आप डिस्कस करेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। और जब इस प्रकार के टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आनंद भी मिलता है, क्योंकि सारी जानकारी जो हमारे शरीर से संबंधित है, साथ में इनके कार्य जो है यानी कि इसके क्या कार्य, इससे भी आप ध्यान दें, इसको नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि कभी कभी इनका फंक्शन भी पूछा जाता है कि इनका क्या कार्य है। तो हमें इन छोटे छोटे रूपों को भी ध्यान रखना है। यहाँ पर भी इनके जो कण हैं उन कणों को भी हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो इस टॉपिक को आप इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने के बाद अपने नोट्स को पढ़ें, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।